Yes, good morning students. As we have discussed about the reaction of the matters with the other substances, जिसमें हमने उसके एक रिएक्शन किए थे एयर के साथ एंड वाटर के साथ. Today we will start the reaction of matters with acids. Right? तो आज हम करेंगे किसके बारे में? रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड. देयर आर द टू टाइप ऑफ द एसिड्स आर देयर. One will be your concentrated acid and second one will be your dilute acid. Right? So we will do the reaction with the dilute acid because it is easy to handle. Right? So we what to do? We to do explain or to explain that there will be an activity in which we will take that sample of magnesium का sample लेंगे, aluminium लेंगे, zinc लेंगे, iron लेंगे और copper लेंगे and take the acids either the dilute HCl or dilute H2SO4. या तो हम डाइल्यूट HCl लेंगे या हम क्या लेंगे डाइल्यूट H2SO4 लेंगे और चेक करेंगे. हमने एक वो ली टेस्ट ट्यूब, उसके अंदर मेटल डाला, उसके अंदर डाइल्यूट एसिड डालेंगे हम और देखेंगे हाउ मच बबल फॉर्मेशन इज देयर. जितनी ज्यादा बबल फॉर्मेशन होगी उतना ही ज्यादा टेम्परेचर क्या होगा आपका इंक्रीज होगा. तो टू एक्सप्लेन दैट व्हाट वी विल डू, वी विल टेक अ बिग टेस्ट ट्यूब. एक हम टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसके अंदर हम आप यहाँ पे एक थर्मामीटर ऐड करेंगे. Right? This is known as your thermometer. Just roughly बना लो so that you can be easy to understand. And we will use one fork here. Before that we will add some acid. Like मैंने इसमें सबसे पहले क्या डाला, मैग्नीशियम डाला and then add यहाँ पे कोई टेस्ट ट्यूब बना सकते हैं जिसके साथ हम क्या कर सकते हैं अपना यहाँ से क्या डालेंगे dilute acid. Right? So you will see that there will be bubble formations is there and due to bubble formation, the temperature of solution increases. Right? तो हम क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे. जैसे सबसे पहले हम मैग्नीशियम के लिए क्या, इसको हमने टेम्परेचर को लिख लिया T1 लिख लिया. राइट? उसके बाद हम क्या करेंगे, एल्यूमिनियम का सैंपल लेंगे, उसके लिए हमने T2 रख लिया. फिर हमने जिंक का लिया, उसके लिए T3 रखा. आयरन का लिया, उसके लिए हमने T4 रखा. और जब हम कॉपर का लिया तो उसको हमने क्या रखा, T5 रखा. In case of the copper, when you add the dilute HCl or the dilute sulfuric acid, you will see that there will be no bubble formation takes place and no change in the temperature. कि जो पहले आपका एसिड का टेम्परेचर था और जो बाद में आपका बबल फॉर्मेशन हुआ, जो सॉल्यूशन का टेम्परेचर हुआ, that will be almost remain same. So there will be no temperature change, no bubble formation, remains unchanged कह सकते हैं. और ये आपका नहीं होगा, बबल फॉर्मेशन होगी. तो इसका मतलब क्या है, दिस कॉपर when combines with dilute HCl or dilute H2SO4 there will be no reaction. Understand? तो कॉपर के साथ इसका कोई भी रिएक्शन नहीं होगा. और उसी तरह से यानी हम सिल्वर ले, हम गोल्ड ले या हम प्लेटिनम ले. राइट? सिल्वर, गोल्ड या प्लेटिनम, इसको भी हम डाइल्यूट HCl के साथ या H2SO4. ध्यान से सुनिए. कई बार ये आ जाता है कि इनमें से कौन सा ज्यादा रिएक्टिव और कौन सा आपका बबल फॉर्मेशन ज्यादा हो रहा है. यू विल सी दैट कि जब आपका सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है और डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 के साथ करोगे तो देयर विल बी नो रिएक्शन. इवन दीज मेटल व्हेन रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड एसिड्स देयर इज नो रिएक्शन. अंडरस्टैंड? तो इनका कोई भी रिएक्शन नहीं होगा किसके साथ, either neither with the dilute or neither with your concentrated H2SO4 or HCl. तो आपका क्या, हमने मैग्नीशियम का लिया T1 आया टेम्परेचर, एल्यूमिनियम का लिया T2 आया, जिंक का लिया T3 आया और आयरन का लिया T4 आया. इसको आप छोड़ दो क्योंकि यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं, नो रिएक्शन. तो ये आपका फर्स्ट हो गया सब्सटेंस, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये क्या हो गया आपका फोर्थ और ये क्या हो गया आपका फिफ्थ सब्सटेंस. तो हमें क्या करना है, बार बार एक अलग अलग करके टिक करके सैंपल लेना है और उनके अंदर डाइल्यूट H2SO4 और डाइल्यूट HCl के साथ देखना है. पहले एसिड का टेम्परेचर मेजर कीजिए कितना है, फिर उसके बाद जैसे आपने डाला बबल फॉर्मेशन हुई उस टेम्परेचर को नोट कीजिए वो कितना है. राइट? तो यू विल सी दैट कि इन दिस केस द टेम्परेचर T1 and T2, T3 and T4
ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, कि जितनी ज्यादा बबल फॉर्मेशन होगी, ध्यान से सुनना, जितनी ज्यादा बबल फॉर्मेशन होगी यानी रिएक्शन जितना विग्रसली होगा उतना ही ज्यादा टेम्परेचर आपका बढ़ेगा। समझ में आया कि जितना ज्यादा बबल फॉर्मेशन होगी यानी जितना विग्रसली रिएक्शन होगा उतना ही ज्यादा आपका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा ड्यू टू द मोर फॉर्मेशन ऑफ द बबल। तो यू विल सी दैट दिस मैग्नीशियम इज हैविंग द मैक्सिमम टेम्परेचर, इस मैग्नीशियम का सबसे ज्यादा है, एल्यूमिनियम का उससे कम आया और आपका जिंक का उससे कम आया और आयरन का उसका कम आया। दैट इज द रिएक्टिविटी सीरीज विद एसिड्स, राइट। समझ में आया क्या कह रही हूं मैं? दैट इज द रिएक्टिविटी सीरीज विद द एसिड, कि जो एसिड के साथ रिएक्शन होगा तो मैग्नीशियम का सबसे ज्यादा होगा, एल्यूमिनियम का उससे कम होगा, जिंक का उससे कम होगा और आयरन का उससे भी कम होगा। अब क्वेश्चन अराइज होता है, मैडम व्हाई यू डिडंट टेक द सोडियम एंड द पोटेशियम, these are also metals, ये भी मेटल है, फिर हम सोडियम और पोटेशियम को क्यों नहीं लेते? बिकॉज दे आर सो वायलेंट इन नेचर, ये क्या वायलेंट इन नेचर है, इवन दे रिएक्ट्स विद द वाटर वेपर्स एंड द एयर एंड कैचेस द फायर। व्हाट डज इट मीन? आपका इसका मीनिंग क्या है कि ये सोडियम और पोटेशियम हमने क्यों नहीं लेते? तो सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम, जिंक है, सारे मेटल है, हम सोडियम और पोटेशियम को क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि दीज आर वायलेंट इन द नेचर एंड दीज आर सो वायलेंट, इतने ज्यादा वायलेंट है ये नेचर के अंदर कि यदि हम इसको एयर के कांटेक्ट में भी रख दो, वाटर वेपर्स के कांटेक्ट में भी रख दे, जो एयर के अंदर वाटर वेपर्स होते हैं उसके साथ रिएक्शन करके भी आप फायर को कैच कर लेते हैं। तो सोचो कि जब डाइल्यूट HCl के साथ और डाइल्यूट H2SO4 या HCl उसके साथ कंबाइन करेंगे तो व्हाट विल बी द रिएक्शन इज दैट विल बी सो वायलेंट एंड कैन ब्रेक योर टेस्ट ट्यूब एटसेट्रा एंड दैट विल बी हार्मफुल फॉर योर बॉडी। इसीलिए हम सोडियम और पोटेशियम को नहीं लेते। हमने क्या लिया? मैग्नीशियम लिया, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन एंड द कॉपर लिया। कॉपर का देखा कोई टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, नो बबल फॉर्मेशन। इसका मतलब ये क्या है कि इसका कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ किसके साथ? डाइल्यूट H2SO4 के साथ और डाइल्यूट अब कंसंट्रेटेड के साथ उसका हो जाए, राइट। उसी तरह से जब मैग्नीशियम का देखा, मैग्नीशियम का सबसे ज्यादा बबल फॉर्मेशन है कि जैसे हमने मैग्नीशियम लिया उसके अंदर थोड़े से डाइल्यूट HCl डाला, फटाफट आपका रिएक्शन हो गया और आपका क्या बना? सॉल्व करेगा। और वो भी रिएक्शन मैं क्या बता रही हूँ। एल्यूमिनियम के अंदर देखा उससे कम हुआ, जिंक के अंदर देखा उससे कम हुआ, आयरन के अंदर देखा तो उससे भी कम हुआ। तो आप बता सकते हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक एंड जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, राइट। सो दैट इज द रिएक्टिविटी सीरीज अकॉर्डिंग टू योर एसिड्स के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो सिंपली वी कैन राइट द रिएक्शन कि when metal reacts with acids there will be formation of salt प्लस रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये जो हाइड्रोजन गैस निकली है बबल फॉर्मेशन की फॉर्म में पहले, और फिर आप देखोगे कि इट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय यूजिंग द बर्निंग मैचस्टिक, और बर्निंग मैचस्टिक को इसके पास लेके जाओ तो इट विल बर्न विद द पॉप साउंड। अंडरस्टैंड? तो ये कौन से साउंड के साथ प्रोड्यूस होगी? आपकी कौन सी साउंड बनेगी? पॉप साउंड। जैसे पॉप साउंड आई तो आप कह सकते हो कि आपका जो गैस रिलीज हुई है दैट गैस इज योर हाइड्रोजन गैस। ठीक है। तो मेटल प्लस एसिड जब रिएक्ट करेंगे तो आपका क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। तो वी कैन राइट सम इक्वेशंस। जैसे मैग्नीशियम है, मींस मैग्नीशियम में रिएक्ट्स विद HCl, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ MgCl2 प्लस H2, राइट। उसी तरह से एल्युमिनियम का बनाओगे H2SO4 के साथ भी बना सकते हैं इसका, या HCl के साथ भी बना सकते हैं, Al2SO4 की ट्वाइस प्लस H, राइट। वो आप यहाँ पे कर सकते हो, ये 2 और ये आपका 2x, राइट। उसी तरह से आप किसका देख सकते हो? जिंक के साथ करते हो। जिंक के साथ डाइल्यूट HCl जैसे ही आपने डाला तो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। उसी तरह से आपकी आयरन के साथ करोगे तो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ FeCl2 प्लस H। FeCl3 भी बनता है व्हेन वी आर हैविंग द एक्सेस ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा तो FeCl3 बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। व्हाट डज इट मीन? कि when metal reacts with the acid there is formation of salt with the evolution of the hydrogen gas. अब आप ये देख रहे होगे कि I am just taking the HCl and the H2SO4 again and again, but I am not taking the HNO. नाइट्रिक एसिड नहीं ले रही मैं। नाइट्रिक एसिड भी जबकि आपका
present in the dilute form as well as in the concentrated form. This dilute HNO3 nitric acid is strong oxidizing agent. ये क्या आपका strong oxidizing agent? What does it mean? Strong oxidizing agent का मतलब ये है कि जैसे उसमें हाइड्रोजन गैस निकलने थी, ये हाइड्रोजन गैस ना निकाल के क्या दे देता है, ऑक्सीजन दे देता है, तो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन गैस. समझ में आया मतलब क्या कहना? मैं ये कह रही हूँ कि जब आपका जब मेटल है, जब सॉल्ट के साथ एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस आपकी निकलती है. लेकिन जो ये HNO3 इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि इंस्टेड ऑफ रिलीजिंग हाइड्रोजन गैस रिलीज करने के मुकाबले ये क्या करता है, अपने अंदर से क्या दे देगा, ऑक्सीजन एटम दे देगा, और ऑक्सीजन एटम जब इस हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है इंस्टेड ऑफ द हाइड्रोजन गैस. तो उसमें आपकी हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती और अपने आप को ये चेंज कर लेता है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. That's why we are not taking the HNO3 when we show the reaction of the metals with the acid, because it is a strong oxidizing agent, and instead of forming H2, there will be formation of the water molecules takes place, and there is another products are formed, and that are known as your oxides of the nitrogen. आपके नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बन जाएंगे, इसलिए हम इसको नहीं लेते. अंडरस्टैंड? लेकिन जो आपका मैग्नीशियम है and manganese that can combines with very dilute. यदि हमने बाकी वाले 10% dilute लिया तो हमें इसको 1 to 2% dilute एसिड लेना पड़ेगा. कितना? 1 to 2%. और उसके साथ ये दोनों मैग्नीशियम और मैंगनीज कंबाइन कर सकते हैं इसके साथ dilute HNO3, right? And there will be formation of salt with the evolution of the hydrogen gas. कि जब हमने इसको बहुत ज्यादा dilute कर दिया so there will be very less formation of the water due to its strong oxidizing agent. क्योंकि जब बहुत ज़्यादा कम क्वांटिटी में होगा तो इसका जो डाइल्यूशन होने की वजह से ये इतनी जल्दी रिलीज नहीं कर पाएगा, तो जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल नहीं बनेगी और आपका क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी. इसलिए जो मैग्नीशियम और मैंगनीज है ये दो क्या कर सकते हैं, इसके साथ रिएक्ट कर सकते हैं. दैट इज योर रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद दैट. अब मैंने आपको बताया जो सिल्वर है, गोल्ड है और ये प्लेटिनम है, these are the least reactive metals. These are the least reactive metals, means do not react with. किसके साथ रिएक्ट नहीं करते? ना तो dilute HCl के साथ करते हैं, ना H2SO4 के साथ करते हैं, ना HNO3 के, not even with the concentrated H2SO4. Means when we show the reaction with dilute or concentrated acids combined करते हैं, there will be no reaction. Means we can say that no reaction. So if there we can form a solution, that is special solution, and that is known as your royal water. उसको हम क्या बोलते हैं, royal water. This royal water is also known as your aqua regia. Right? तो कई बार क्वेश्चन आता है, what is the another name of the aqua regia? That is your royal water, and that aqua regia is a mixture of two acids. दो कंसंट्रेटेड एसिड्स लेंगे और उनके मिक्सचर में प्रेजेंट होगा यानी HCl एंड HNO. 3:1%. यानी आपको 100 ml बनाया तो 75 ml ये लोगे और 25 ml ये लोगे और आपका टोटल कितना बनेगा, 100 ml एक्वा. राइट? So it is called royal water and it can dissolve gold as well as the platinum. तो ये इसीलिए इसको रॉयल वाटर बोलते हैं कि इसके अंदर कुछ भी डिसॉल्व हो सकता है, जो किसी भी सब्सटेंस मेटल सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हुए हैं, सिल्वर और प्लैटिनम है, गोल्ड है, वो किसी के अंदर भी नहीं हुए, वो इस वाटर के अंदर, इस एक्वा रिजिया सॉल्यूशन के अंदर क्या हो जाएंगे, वो डिसॉल्व हो जाएंगे. तो वी कैन से दैट कि जो HCl और HNO3 है दैट विल बी प्रेजेंट इन द रेशियो 3:1. HCl आपका कितना होगा 75 ml और ये कितना होगा 25 ml, तो टोटल मिलके 100 ml एक्वा रिजिया बन गया एंड दैट कैन डिसॉल्व द गोल्ड एंड द प्लैटिनम. इसीलिए कई बार गलियों में क्या कहते हैं, जो आपके आते हैं कि गोल्ड के आइटम साफ करवा लो या सिल्वर के आइटम साफ करवा लो, वो इसी सॉल्यूशन को लिए रखते हैं और जब आप उसको साफ करने के लिए देते हो तो दैट विल बी dissolve some amount of the gold and the silver in that solution
एंड जब उसमें सॉल्यूशन हो जाएगा आपको उनके वो है वो चमकदार तो बहुत ज्यादा मिलेंगे, चमकते हुए बिल्कुल शाइनिंग नेचर के मिलेंगे, बट योर क्या कह सकते हैं कि गोल्ड और जो सिल्वर आपका जो ऑर्नामेंट्स में लगा था दैट विल बी रिड्यूस इन द वेट। इसीलिए जब भी व्हेन यू आर गोइंग टू द सुनार बोल सकते हैं ज्वेलर्स की शॉप पे जाते हो, तो बिफोर पॉलिशिंग दैम द ज्वेलर ऑलवेज वे इट एंड आफ्टर पॉलिशिंग ऑलवेज अगेन वे इट। उसको पहले भी वे करके दिखाता है और आपका स्लिप पे लिखता है कि आपका इतना इसका वेट है, और जब आप उससे वापस लेने जाते हो उसको पॉलिश करवाने के बाद या साफ करवाने के बाद उसके ऊपर उसका वेट दोबारा लिखा होता है, सो दैट no amount of the gold and gold will go into the solution, that solution is aquaresia। और ये जो गलियों में करने आते हैं साफ करने वाले that are having the solution of aquaresia, और वो कम से कम मान लो आपकी 10 ग्राम की भी कोई भी चीज है तो उसमें से 4 या 5 ग्राम आपका ले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको बस ये लगेगा मेरा जो गोल्ड है, गोल्ड के जितने भी आइटम्स है वो मेरे क्या हो गए साफ होके आ गए। बट व्हेन यू विल वेट the weight will be reduced because of the dissolution of the gold and the platinum in this solution, and that solution is known as the aqueous reaction. That is the reaction of the metals with the acids. Right? Now we will discuss reaction of metals with other metals. Right? Yeah, generally we can say that this is your displacement reaction. Displacement reaction means when one more reactive metal displaces the less reactive metal from its salt solution, then we will say that this type of the solution is known as your reaction is known as your displacement reaction। कि जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल होगा वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्यूशन में से खींच के बाहर निकाल देगा और उस सॉल्यूशन के साथ कंबाइन कर जाएगा। तो फॉर एग्जांपल वी कैन से दैट फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड व्हेन वी पुट इट आयरन here there will be formation of FeSO4 plus copper. Means first it will be of your blue color. After some time it will be changes into the green, light green color. So what do you see that the color of the solution is changed. Once the color of the solution is changed, it is permanent. कि permanent होगा जब कोई भी color permanently change हो जाए तो we can say that there is a type of the chemical reaction takes place। कि इसका मतलब यह है this copper is less reactive than this of the iron। जब आयरन से लेस रिएक्टिव है तो व्हाट कैन वी से दैट कि दिस आयरन विल डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। कॉपर के उसके सॉल्यूशन से क्या कर देगा डिस्प्लेस कर देगा और कॉपर को अलग निकाल देगा एंड अ ब्राउन कलर लेयर विल बी डिपॉजिटेड ऑन द आयरन। ब्राउन कलर की लेयर बने, ब्राउन कलर लेयर ऑन आयरन नेल। जैसे मैं ये कहूँ कि मेरे पास ये आयरन नेल है, राइट, तो इसके ऊपर यहाँ पे आपकी एक ब्राउन कलर की लेयर बन जाएगी। कौन से कलर की? ब्राउन कलर की। और जब आप कॉपर वायर बाजार से लेके आते हो तो वो शाइनी आपके ब्राउन कलर के होते हैं, तो विल यू व्हाट विल यू सी दैट कि अ ब्राउन कलर लेयर विल बी डिपॉजिटेड ऑन द आयरन नेल। इट मींस the color copper will be deposited on the iron nail। So what will you do? You will take 10 to 20 ml of the, हम इसके अंदर क्या करेंगे 20 ml कॉपर सल्फेट, राइट। जब हम इसके अंदर 20 ml कॉपर सल्फेट लेंगे एंड दैट विल बी ऑफ विच कलर? ब्लू विट्रोल की वजह से। एंड व्हेन वी पुट अ नेल इन इट and that nail should be completely dipped into the solution, completely dipped। This is your iron, right? And after 30 to 40 minutes, 30 से 40 मिनट के बाद what will you observe? You will observe that in this solution, this is your iron nail and a layer will be deposited on it, and this is your copper and the solution will be changed into
separate and what will happen, क्या होगा आपका यहाँ पे, और जो है ये कौन से कलर में चेंज हो जाएगा आपका, ग्रीन। Understand? What does it mean? There will be a chemical reaction takes place in which the more reactive metal displaces the less reactive metal from its solution. यानी substitute का काम करता है, उसको निकाल के फेंक दिया और आपने उसके साथ फ्रेंडशिप कर लिया, जो मर्जी को आप कह सकते हो। तो जो नया सॉल्यूशन बनेगा, नया प्रोडक्ट बनेगा, that will be more reactive. इसी तरह से जब आयरन सल्फेट है मान लो हमारे पास, उसके साथ में जिंक का रिएक्शन कर दूं तो वो आयरन को उसमें से बाहर निकाल देगा। तो that will depend upon the reactivity. डिपेंड करता है, आपका रिएक्टिविटी सीरीज पे डिपेंड करता है। इन द रिएक्टिविटी सीरीज एट वन पोजीशन योर हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, द मेटल्स अबव हाइड्रोजन, और कुछ मेटल आपके इससे क्या होंगे, नीचे होंगे हाइड्रोजन। जो नीचे होंगे हाइड्रोजन से, दैट विल नॉट फॉर्म द हाइड्रोजन गैस, और जितने भी मेटल ऊपर होंगे वो सारे के सारे रिएक्ट करके एसिड के साथ आपका क्या करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ प्योर हाइड्रोजन गैस विल बी देयर, and that reactivity series is called, depending upon that, I will explain the reactivity series. Right? Potassium, sodium, sodium के बाद आपका आएगा कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंने आपको क्या बताया था, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, आयरन के बाद आपका लेड, लेड के बाद आपका हाइड्रोजन, कॉपर, कॉपर के बाद मरकरी, गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम। यानी यहाँ पे जो आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से जितने भी आपके ऊपर के एलिमेंट्स हैं, दे विल रिलीज हाइड्रोजन गैस when combines with acids. Right? Here, no reaction with acids. But we will say this is the most reactive element. देखिए आपका मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है इसके अंदर, पीरियोडिक टेबल के अंदर ये प्लेटिनम है, क्या ये आपका लीस्ट रिएक्टिव है। राइट? तो व्हाट इज द मेथड टू लर्न दैट? या तो तुम अपना सिंपल पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, गोल्ड, सॉरी सिल्वर, गोल्ड, ये सिल्वर आएगा और आएगा सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। तब जब आप इस चीज को देखोगे तो इनका कोई भी रिएक्शन होगा, क्योंकि दे आर प्रेजेंट बिलो द हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज, so they do not react with acid and they will not release the hydrogen gas, but the elements or the atom metals which are present above the hydrogen, they will react with your acids and they will release the hydrogen gas. Okay, लर्न हो जाएगा या इसको कुछ मेथड वगैरह बताना पड़ेगा? एक सेकंड। यस कुशाग्र, विनीत, विनीत बोलो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, बोलो बेटा। मैम जो एक्वा रीजिया में गोल्ड डिसॉल्व हो चुका है मैम, वो एक्सट्रैक्ट भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मतलब मैम करने का मतलब एक्सप्लेनेटरी इसलिए नहीं किया क्योंकि बिकॉज इट इज नॉट इन योर सिलेबस। यदि कहोगे तो मैं बाद में लिख के भेज दूंगी पेज पे, ठीक है? ओके मैम। ठीक है। यस कुशाग्र, कुशाग्र। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, बोलो डाउट्स। मैम मैं ये पूछ रहा था कि हाइड्रोजन तो नॉन मेटल है, फिर इस रिएक्टिव सीरीज ऑफ मेटल्स में कैसे आया ये? Who said hydrogen is non-metal? It is in controversy that the hydrogen will be kept in the metals and the non-metal, but its most of the properties are related to the metals. So we keep the hydrogen in the metals.
इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, वो मेटल के साथ कंबाइन करते हैं क्योंकि उसकी तरह इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर सकता है, इसका एटॉमिक रेडियस वगैरह भी उसी के आसपास आता है। तो इसीलिए हम हाइड्रोजन को किसके अंदर रखते हैं, मेटल्स के अंदर रखते हैं, इसको हम नॉन मेटल में नहीं रखते। ठीक है कुशाग्र? ओके मैम। और समथिंग है आस्क्ड अबाउट द कि जब हम कॉपर की रिंग डालते हैं तो कुछ दिनों के बाद हमारे नीचे ग्रीन कलर की लेयर बन जाती है। वही है वो जो कोरोजन हो रहा है उसका, कि जब आपका कॉपर है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और आपका वाटर मॉलिक्यूल जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है या आप बार बार अपने हाथ धोते हो और एयर प्रेजेंट है, उसकी वजह से कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट बनता है, जिसकी वजह से ग्रीन कलर की लेयर बन जाती है। और वो ग्रीन कलर की लेयर आपके हैंड्स पे बन जाती है व्हेन यू आर वियरिंग एनी बैंड ऑफ द कॉपर or you are wearing the ring of any copper. That is the corrosion of the metal in the presence of the different type of the gases present in the atmosphere. तो आपको मैं रिएक्टिविटी सीरीज बता रही थी कि जैसे आपको मान लो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम कैल्शियम को उसके सोल्ट से बाहर नहीं निकाल सकता, लेकिन कैल्शियम मैग्नीशियम को निकाल सकता। समझ में आया? उसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया आयरन और कॉपर का एग्जांपल दिया था, आयरन आपका रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर के ऊपर है, तो आयरन कॉपर को उसके सॉल्यूशन में से निकाल के बाहर फेंक सकता है, लेकिन ये कॉपर आयरन को बाहर नहीं निकाल सकता। उसी तरह से मान लो जिंक और आयरन का मैं करूं, तो जो जिंक है वो आयरन को बाहर निकाल के फेंक सकता है, लेकिन आयरन है वो जिंक का एक बार सॉल्यूशन बन गया, उसके बाद आप उसके अंदर जितना मर्जी हाउ मच अमाउंट ऑफ यू एडेड द आयरन इन दैट, देयर विल बी नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। So it depends upon the reactivity series, and that reactivity series tells you about the reaction of the metals with the other metals or with the acids, और आप कह सकते हैं कि भाई कौन किसके साथ कंबाइन करेगा या नहीं करेगा, ये सारा का सारा आपका किसके ऊपर डिपेंड करता है, इस रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर डिपेंड करता है। इसको लर्न करने का एक छोटा सा तरीका है, आई डोंट नो हु गेव दिस मेथड, प्लीज सेंड सोडियम का चार्ल्स monkey and अपने एंड इसका लगाया zebra and lead are case with maximum security। हाँ, और प्लेटिनम को ऐसे याद रखना, राइट? प्लीज सेंड चार्ल्स monkey and zebra in lead hard case with maximum security gas। तो you will learn that। और वैसे भी इजी है, पोटेशियम सोडियम, तो ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज हो जाता है कि सोडियम पहले रखे हैं पोटेशियम रखे हैं, इसका साइज थोड़ा सा बड़े होने की वजह से ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को जल्दी रिलीज कर देता है। जब ये इलेक्ट्रॉन्स को जल्दी रिलीज करता है तो देखते हैं कि भाई दिस इज मोस्ट रिएक्टिव एंड दिस इज लेस। अभी देखो जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम में आप देखोगे कैल्शियम मोस्ट है पहले नंबर पर, जो आपका मैग्नीशियम है वो दूसरे नंबर पर। सेम यही होगा क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर है उसके अकॉर्डिंग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, और इसका 281, यानी जो आउटर शेल है वो न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर है, तो वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी लूज कर देगा, और जब वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी लूज करेगा तो उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। फिर एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, ये तो नीचे के तो बहुत सारा कॉपर और रख के सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। यहाँ पे सोडियम पोटेशियम को उल्टा करना, कैल्शियम मैग्नीशियम को उल्टा करके रखना, बस आपको एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन एंड द लेड। This is about the reaction of the metals with the acid or your other metals or air or water, etc. And what will be the reactivity series? We have discussed that reactivity series. One topic is left, that will be known as your ionic compound, and we will start this ionic compound tomorrow करूँगी ताकि उसके अंदर काफी हद तक वो क्या हो जाए आपका कवर हो। Okay students, bye students.